Okay, Malik. So, good evening, Malik. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। तो मालिक कंसिडरेशन की पढ़ाई आपने की या क्या थोड़ी बहुत देखा कि नहीं? गलती से, वैसे गलती अपन करते नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर ली हो तो कर ली हो। तो भाई साहब कंसिडरेशन होता क्या है? तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है बेटा? ओके, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कौन आगे, कौन प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing such क्या promise, such act, such abstinence और such promise, तीन वर्ड, act, abstinence और promise is called consideration for promise, consideration for promise। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट जो अपन ने कल डिस्कस किए मान लो उसको एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला, कंसिडरेशन क्या पास्ट हो सकता है क्या? तो जब मैं बोलूंगा कंसिडरेशन पास्ट है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे था? कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले वो जो था वो था कंसिडरेशन। यानी जब कंसिडरेशन दिया गया था तब हमारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तब हमारे दिमाग में क्या नहीं था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्सेप्ट था आपके पास्ट में। प्रेजेंट का तो ऑलरेडी पता है और फ्यूचर का तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दिया कि भाई यार आप प्रॉमिस कर रहे हो मेरे परफॉर्मेंस के बाद मेरे को कंसिडरेशन दोगे, मेरे परफॉर्मेंस के बाद मेरे को कंसिडरेशन दोगे। एवरीडे क्लियर? ठीक है। ये एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो गुड इनफ एग्जांपल याद दिला दो। ओके, जो वो गारंटी वाला, एक बार बात कर लेते गारंटी के ऊपर। अमित तातेड़ गया एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक ने ओके बोला अमित तातेड़ आपको लोन देने को हम रेडी है, लेकिन हमें किसी की तो गारंटी चाहिए। तो हम अमित तातेड़ गया वीआर के पास। वीआर ने बोला मैं एचडीएफसी को गारंटी देने को रेडी हूं, मेरे को बता। ओके, गारंटी दी किसने? विनोद सर ने। विनोद सर ने गारंटी दी है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, गारंटी दी है तो गारंटी मतलब प्रॉमिस किया ना? प्रॉमिस क्या किया कि अगर अमित पैसे नहीं दे पाया, अगर अमित पैसे नहीं दे पाया तो कौन देगा? विनोद सर। मेरा क्वेश्चन है, जब विनोद सर ने गारंटी दी, विनोद सर को गारंटी के अगेंस्ट कंसीडरेशन क्या मिला? कंसीडरेशन क्या मिला? अमित को लोन। समझ में आया? यहां पर ऐसा मत बोलना कंसेशन। तो आपको कल समझाया था कि कंसिडरेशन कैन बी इन एनी फॉर्म। कंसिडरेशन पैसा भी हो सकता है, कंसिडरेशन कोई चीज भी हो सकती है, कंसिडरेशन एक प्रॉमिस भी तो हो सकता है। यहां पर अमित को लोन देना भी तो कंसिडरेशन ही है। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। तीन सवाल है अपने कंसिडरेशन केस में। पहला सवाल है, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटेड टू कंसिडरेशन? कंसिडरेशन के बारे में लीगल रूल्स बताइए। ये अपने लिए डिस्कशन पॉइंट है। इसके आप अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे कौन से पेज नंबर पे है, 2.48। ओके, यहां पर अगर देखोगे तो लीगल रूल्स चालू होते हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके 8, ये 8 पॉइंट आपके लिए, जिसमें से 8 एकदम नहीं है। ओके, क्योंकि 8वां वाला अपन पढ़ चुके हैं। कल मैंने बताया था कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल। लॉफुल तो कल याद है मैंने बोला था मैं तुम्हें 10,000 दूंगा लेकिन तुम मुझे बच्चा किडनैप करके दो। याद है? क्या कंसिडरेशन हो? क्या बच्चा किडनैप करना कंसिडरेशन है? लेकिन यस और नो? यस, बट क्या वो लॉफुल है? नहीं। तो 8वां पॉइंट, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू उसके घर पे तलाक करवा। ओके, उसका तलाक करवा। ओके, तो ये तेरे को कंसिडरेशन दूंगा। अब मेरे को बता, कंसिडरेशन तलाक करवाना कोई कानूनी जुर्म थोड़ा ना। तलाक करवाना ओके, तो उसके बीच में फूट पाट समझ रहा है, झगड़ा करवा ताकि वो तलाक करे, ये कॉन्टेक्स्ट है। अब क्वेश्चन है, क्या ये मतलब क्या ये कानूनन जुर्म है? नहीं, बट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सही नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ओके, तो मैंने ये बोला है तो 8 पॉइंट से ज्यादा 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट पे डिस्कशन होगा। ये सातों पॉइंट कभी भी जिंदगी में एक साथ में लिखने को नहीं आएंगे। ये सातों पॉइंट जिंदगी में एक साथ में लिखने को, तो ये सातों पॉइंट के इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर सवाल होंगे अपने, और अपने जवाब वैसे तैयार होंगे। तो आपको ये 7 पॉइंट को कैसे पढ़ना है, मतलब ये एक आंसर करके नहीं समझना है, ये 7 इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। आप एवरीबॉडी क्लियर? 8वां तो मैंने बोला इग्नोर करिए, क्योंकि 8वां वाला डिटेल किधर मिलेगा? चैप्टर 3 में। और व्हाट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अब मेरे को बताओ, तलाक करवाना ओके क्या ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है कि नहीं? ये आपको कैसे पता? ये तो मैंने बताया इसीलिए। तो वहां पर अपन आगे जाएंगे तो पब्लिक पॉलिसी के अपोज क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपन कहां पर पढ़ेंगे? चैप्टर 3 में। कौन से चैप्टर में बेटा? 3 में। आत्मा समझा क्या? ठीक है। तो अपने को कितने सवाल याद रखने? पहला 3 में से पहला वाला, पर पहले वाले में कितने कॉन्सेप्ट है? 7।
7, 8 नहीं, कितने कॉन्सेप्ट है? 7 कॉन्सेप्ट नीड टू बी टेकन। सेकेंड सवाल होगा, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, ओके, क्या सी ए पे फाइल कर सकता है क्या केस? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जिसके बीच में वही केस फाइल कर सकता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है, ओके, जहां पर आउटसाइडर केस फाइल कर सकता है। आउटसाइडर क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। तो वो कौन से केसेस है जहां पर आउटसाइडर केस फाइल कर सकता है, ये देखेंगे। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट अपने लिए रहेगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसके एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स है जहां पर कंसिडरेशन के बिना भी हम उसको वैलिड मानेंगे। कंसिडरेशन के बिना भी हम उसको क्या मानेंगे बेटा? वैलिड। ओके, सो ये 3 सवाल आप करो, आपका कंसिडरेशन का चैप्टर इज डन। एवरीबॉडी क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, आप आराम से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए जाना। सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। तो मेरे को बताओ, कंसिडरेशन कौन बताएगा? प्रॉमिसर बताएगा, कोई दूसरा तो बताएगा नहीं। ओके, देने वाला कौन रहेगा? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, लेकिन बताने वाला कौन रहेगा? प्रॉमिसर। तो अगर प्रॉमिसर ने जो कंसिडरेशन आपसे मांगा है, अगर प्रॉमिसर ने वो कंसिडरेशन के अलावा कुछ काम किया है, वो कंसिडरेशन के अलावा कुछ काम किया है, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया है क्या? नहीं। तो अगर प्रॉमिसर ने अपना वादा तोड़ भी दिया ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं है प्रॉमिसर के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। एग्जांपल, सपोज मैं प्रॉमिसर हूं और आप कौन हो बेटा? प्रॉमिसी। मैंने आपको कुछ कंसिडरेशन मांगा, आपने वो कंसिडरेशन नहीं दिया, आपने वो कंसिडरेशन नहीं दिया, या आपने कुछ अलग कंसिडरेशन दिया। ओके, इस केस के बाद मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब तुम किधर जाओगे? मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो कोर्ट में जाओगे, और कोर्ट में जब जाया जाएगा तो कोर्ट मुझसे, जज साहब मुझसे पूछेंगे, क्या अमित तू कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रहा है? मैं बोलूंगा, जज साहब मुझे कंसिडरेशन किधर मिला? फिर आप बोलोगे सर दिया तो है, फिर मैं बोलूंगा जज साहब मैंने जो मांगा था वो दिया क्या? वो बोले, तू बोलेगा नहीं दिया, मैंने कुछ दूसरा दिया पर उससे ज्यादा वैल्यू वाला दिया। मैं बोला सर वैल्यू गई तेल लेने, मैंने क्या मांगा था वो दिया क्या? नहीं। ओके, एग्जांपल, अब मैं तुम्हें सीए फाइनल का लॉ पढ़ाऊं तो, फाउंडेशन की जगह तुम्हें सीए फाइनल का लॉ, तुम पैसे दो मेरे को, मैं तुम्हें सीए फाइनल का लॉ पढ़ाता। अभी डायरेक्टर्स के सेक्शन पढ़ाता तुम्हें, 150 158 वो पढ़ाता। चलेगा क्या तेरे को? अरे ज्यादा दे रहा हूं ना तुम्हें, ज्यादा दे रहा हूं तुम्हें, चलेगा क्या? ये प्रॉब्लम है। तो जज साहब बोलेंगे कंसिडरेशन वही चाहिए जो प्रॉमिसर ने मांगा है। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? ओके, तो इसका एक केस हुआ है, एक दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट केस स्टडी समझो, आप थोड़ा सा टेक्निकली समझो इसको। ओके, यहां पर एज्यूम करो ए और बी थे। ओके, ए और बी थे। ए ने क्या बोला बी को, ए ने बोला बी को, ओके मैं तुझे, हेलो हेलो हेलो, ए ने बोला बी को मैं तुझे गुड्स दूंगा और तू गुड्स है ना एक एक्स के मार्केट में बेचेगा। कौन से मार्केट में? एक्स। ये एक्स का मार्केट किसका था मालूम है? कमिश्नर का। किसका मार्केट था? कमिश्नर। यानी वो मार्केट जो सेटअप किया जाता ना, वो कमिश्नर ने सेटअप किया हुआ है। ए ने बोला तू ये गुड्स एक्स के मार्केट में बेच, जितना गुड्स बेचेगा मैं उस पर तुझे कमीशन दूंगा 10%। यानी कि तूने 100 रुपए के गुड्स बेचे तो मैं तुझे कितना दूंगा? 10 रुपए। ये समझा? ओके, तू पर ये कहां पर बेचना है तुझे गुड्स? एक्स के मार्केट में। इधर बी चोमू निकला, बी गया वाई मार्केट में। ओके, उसने गुड्स बेचे, उसने गुड्स 100 रुपए पे बेचे, और वो 100 रुपए वापस उसने किसको दे दिए? ए को। और ए को बोला अब मुझे मेरा कमीशन दे। ए बोला नहीं देता, ए बोला नहीं देता। समझ में कुछ आ रहा है? अब ये गया कोर्ट, ये केस गया कोर्ट में। कोर्ट ने ए, अच्छा कोर्ट में कौन गया होगा? ए या बी? बी गया होगा क्योंकि इसको कमीशन नहीं मिल रहा है। बी कोर्ट में गया। ओके, ए को बुलाएगा, ए गया, बोला भाई यार अगर गुड्स बी ने बेच दिए हैं तो आप उसको उसका कमीशन क्यों नहीं दे रहे हो? गुड्स तो बिक चुके हैं ना आपके जो बेचने थे। तो ए बोला मैंने ये गुड्स कहां बेचने बोले थे? एक्स मार्केट में। उसने कहा बेचे, तो मेरा कंसिडरेशन किधर है? मैं इसको जो 10 रुपया देने वाला वो 10 रुपया क्यों दे रहा था? मैं गुड्स बेचने के लिए नहीं दे रहा था, गुड्स बेचने के लिए नहीं दे रहा था, गुड्स एक्स के मार्केट में बेचने को दे रहा था। ओके, इसने कौन से मार्केट में बेचा? वाई। ओके, ऐसा हो सकता है सर वो कमिश्नर का जो मार्केट था उधर धंधा शायद ज्यादा होता और ये गुड्स मल्टीप्लाई ज्यादा होते, सेल्स ज्यादा होता, आगे आगे डिमांड बढ़ती, पॉसिबिलिटी।
ओके, लेकिन भाई चोमूपना किसने किया? बी ने। क्या वो मेरे डिजायर पे किया क्या उसने काम? तो कंसिडरेशन है क्या मेरे लिए? तो मैं उसको 10 रुपए क्यों दूं? क्यों 10 रुपए काई के लिए था? गुड्स बेचने के लिए या गुड्स टू बी सोल्ड इन एक्स मार्केट? तो मेरे को बताओ, इज देयर एनी वैलिड कंसिडरेशन फॉर मी टू गिव 10 रुपीज? बात खत्म। इसलिए मैंने सिर्फ 10 रुपए नहीं दिए। कोर्ट ने बोला, जज साहब ने बोला बरोबर है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोला था? कंसिडरेशन शुड बी एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। तूने मेहनत की है कि वो डिस्कशन नहीं है। तेरे को जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो किसके डिजायर के हिसाब से मिलना चाहिए? प्रॉमिसर। भारत माता की जय। 6 बार क्या पक्का? तो पहला पॉइंट में कोई क्लियर, कोई दिक्कत? तो आपको इसका नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। समझ में आया? ओके। और ये हो सकता है, अब समझो मैंने क्या बोला था आपको, लीगल कंसिडरेशंस। ये आप ध्यान रखिए, एक चीज क्लियरली याद रखिए, ये सवाल है ना, ये कभी भी पूरा नहीं आएगा। यानी अब जो मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ा ना, इस पे क्वेश्चन आएगा कि एक दुर्गा प्रसाद था, उसने बोला इधर बेचने का है, और तू इधर बेच की जगह दूसरी जगह बेच के आया, और अब उसने कमीशन नहीं दिया, और कमीशन नहीं दिया इसलिए वो कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो कोर्ट के कमीशन मांग रहा है। ओके, क्या ये कमीशन देना चाहिए? क्या ए ने कमीशन देना चाहिए? नहीं। ग्राउंड क्या? क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन ही नहीं है। क्यों कंसिडरेशन नहीं है? क्योंकि कंसिडरेशन जो वो होगा जो प्रॉमिसर बोलेगा। इधर कुछ प्रॉमिसर ने बोला था, वो किया क्या तूने? तो मेरा कंसिडरेशन ही नहीं है, तो मैं काहे के लिए कुछ करूंगा? भारत माता की जय। झेपा पढ़िए अच्छा, इसका आंसर कैसे लिखोगे? सपोज मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया, मैंने यही क्वेश्चन पढ़ाया, सपोज यही मैंने केस लॉ दिया आपको क्वेश्चन एग्जाम में, तो आंसर कैसे लिखोगे इसका? डायरेक्ट ए बी पे बात करोगे? नहीं, आप बोलोगे ओके सबसे पहले, अच्छा कंसिडरेशन का डेफिनेशन मत बताते बैठना इधर, अनलेस अनटिल पूछा नहीं, क्योंकि ये कंसिडरेशन के डेफिनेशन के ऊपर चर्चा चल रही क्या? नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट आएगा आपको, इस एक पॉइंट को, जो पॉइंट है ना यही लिखना है। ओके, डेफिनेशन का पहला हिस्सा, consideration will be paid by whom? Promisee or any other person, but it should be at the desire of promiser. तो जब तक प्रॉमिसर का डिजायर फुलफिल नहीं होगा, जब तक प्रॉमिसर को जो चाहिए वो कंसेशन नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रॉमिसर ने, अगर कंसेशन नहीं मिला और प्रॉमिसर ने अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं की, क्या ये ब्रीच माना जाएगा क्या? अगर कंसिडरेशन नहीं मिला और प्रॉमिसर ने अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं की, क्या ये ब्रीच माना जाएगा क्या? नहीं। पॉइंट समझा? ये आपको पहले पैराग्राफ लिखना होगा। फिर सेकंड आप केस स्टडी बताओगे उसी के बारे में। कौन सा वाला? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। फिर आप ये केस स्टडी जो अपन ने ये लिखा हुआ नीचे वाला केस स्टडी, ये आप लिखोगे। फिर उसके बाद लिखोगे इन करंट केस। फिर आप करंट केस जो क्वेश्चन का होगा वो लिखोगे कि करंट केस में ए और बी का ऐसा ऐसा हुआ किस्सा। और एक लास्ट लाइन लिखोगे टच। कौन सा वाला? कि इसमें ए वैलिड है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसको क्या नहीं मिला? कंसिडरेशन। तो 3 पैराग्राफ में से सबसे पहले क्या लिखोगे? ये पूरा पैराग्राफ। समझा? ये पैराग्राफ, फिर ये केस स्टडी। समझा ये? फिर सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? क्वेश्चन। ओके, और थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे? एक लाइन में कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखोगे? कि ए ने अगर पैसे नहीं, ए ने कमीशन नहीं दिया तो ए वैलिड है क्योंकि कंसिडरेशन उसको था नहीं। पक्का झेपा एवरीबडी? तो इसमें मेहनत किस पे करनी है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे। पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। मेरे को नहीं लगता इसको याद रखने में कोई दिक्कत जाएगी, ये तो अपन ने मतलब कल पे ही अपन ने इस पे मेहनत की है। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रॉमिसी और थर्ड पार्टी। बोला ना, कंसिडरेशन कौन देगा? कौन? प्रॉमिसी और थर्ड पार्टी। बट इट शुड बी एट डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर। दिस इंप्लाइज रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। Contract of marriage in consideration of promise is of settlement is enforceable। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज हुआ है, ओके, इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस, ओके, ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सिएबल। ओके, इसके ऊपर चर्चा मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, इसको आप थोड़ी देर इग्नोर कर लीजिए। थोड़ी देर मतलब चैप्टर 3 तक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो याद रखना, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है, ओके, अगर उसमें कोई कंसिडरेशन है, ओके, ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सिएबल। अगर मैंने तुझे वादा किया, ओके, इसके मैं तुझसे शादी करूंगा, और तूने मुझसे वादा किया मैं तुझसे शादी करूंगी, ओके, अगर ये दोनों वादे पूरे करने, एनफोर्सिएबल वादे रहेंगे, लेकिन सामने कंसिडरेशन क्या होगा? कंसिडरेशन होगा ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट। ओके, तो ये वैलिड है। ओके, यानी अगर मैंने वादा किया कि भाई मैं तुझसे शादी करूंगा, ओके, अगर तू मुझसे शादी कर रही है, ओके, या मैं सेटल रहूंगा, शादी करूंगा, व्हाटएवर, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। पर इसको अभी के लिए आप इग्नोर करिए। ये कौन से चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे?
चैप्टर 3, जब तक चैप्टर 3 नहीं आता है इस लाइन को इग्नोर करिए। एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन। किसके डिजायर पे काम करना चाहिए? प्रॉमिसर। तो थर्ड पार्टी क्या कर सकता है? मतलब थर्ड पार्टी क्या कर सकता है? थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकता है। एग्जाम्पल सपोज मैंने किसको बोला था गुड्स बेचने के लिए? बी को। हो सकता है बी एक सी को बोले गुड्स बेचने के लिए, चल जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तू कंसीडरेशन देवे या कोई भी देवे, बस मेरे को मार्केट कौन सा चाहिए था? एक्स मार्केट चाहिए था, बस वो तू करे या कोई और करे, बट मेरे को मार्केट कौन सा चाहिए था? एक्स चाहिए था। कंसीडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी थर्ड पार्टी, लेकिन कंसीडरेशन कैन नॉट बी एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। समझ में आया? ओके, थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को क्या मिलना चाहिए। आई डोंट गेटिंग द पॉइंट ना? कैसे? बलदेव दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस स्टडी पढ़ो। समझ में आया मालिक? तो वो मार्केट किसने क्रिएट किया था? दैट मार्केट वाज क्रिएटेड बाय, ओके, पी नहीं, पी तो काम कर रहा था, डी और पी, इधर डी ओके और पी। पी मतलब कौन? प्लांटिफ। डी मतलब कौन? डिफेंडेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट? जिसने केस फाइल किया, जिसने केस फाइल किया प्लांटिफ, जिसके ऊपर केस है वो डिफेंडेंट। समझ में आया? तो दुर्गा प्रसाद कौन है इधर? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव ये लिखा जाता है, तो दुर्गा प्रसाद कौन है इधर? डिफेंडेंट। और बलदेव कौन है? प्लांटिफ। अब जब दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव की बात आ रही है, यहां पर जो आर्टिकल बेचने थे वो किसने बेचने थे? थ्रू देयर एजेंसी इन ए मार्केट। मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? पी एट द डिजायर ऑफ सी। सी मतलब कलेक्टर। कलेक्टर ने जो बोला वो मार्केट ओके किसने बनाया? पी ने, प्लांटिफ ने। जबकि वो मार्केट वो प्लांटिफ के किसके डिजायर पे होना चाहिए था? डी के डिजायर। लेकिन उसने किसके डिजायर पे मार्केट बनाया? कलेक्टर के। सी ने बोला वैसे मार्केट बनाया। एग्जाम्पल, आपने ऐसा बेचना नहीं चाहिए था, वैसा बेचना चाहिए, ओके, तो वैसा कुछ बनाया होगा। तो इसके लिए यहां पर दुर्गा प्रसाद ने क्या नहीं दिया भाई? कमीशन नहीं दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया? यस। क्यों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया? क्यों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का कारण क्या? कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन ही नहीं है। आत्मा क्लियर? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। भारत माता की जय। समझा मालिक? ठीक है। कंसिडरेशन कौन दे सकता है? अच्छा, उसके नीचे का एक एग्जांपल पढ़ो, पर ठीक है, देखो एग्जांपल पढ़ो पर बाद में देखेंगे उसको। मतलब वो आर सेव्स एज गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर कैनॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज एज द एक्ट वाज बीइंग डन वॉलंटरी। इट वाज नॉट डिजायर एट द प्रॉमिसर ना। ओके, तो मैं तू अगर तूने कुछ खुद से मर्जी से किया, अच्छा अगर आपको ये एग्जांपल याद है और इसको मैं कनेक्ट करूं, तभी आग बुझाया, तभी मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने 2 साल के बाद मैंने गिफ्ट दिया आईफोन, और उस टाइम पे मैं बोलूंगा कंसिडरेशन किधर है? तो कंसिडरेशन वाज ऑकर्ड इन पास्ट। लेकिन क्या तुमसे पैसे मांग सकता है? नहीं। अगर आपको एग्जांपल कल का याद है, मैंने बोला था नेफ्यू घूम गया और तू नेफ्यू ढूंढ के लाया, क्या तुमसे पैसे मांग सकता है? नहीं। समझ में आया? तुम मुझसे पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि तुम मेरे डिजायर पे थोड़ा ना गए। अगर रिवॉर्ड बोलता तो डिजायर पे जाता ना। मैं तो भाई मैं कुछ डिजायर नहीं किया, मैं बस ढूंढने के लिए रिवॉर्ड अनाउंस की तरह किया। तेरे को बस इन्फॉर्मेशन मिली कि अरे मेरा नेफ्यू घूम गया है। अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी होती तो रिवॉर्ड तो कुछ अनाउंस किया होता ना। ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगला, कंसिडरेशन कौन पे कर सकता है? प्रॉमिसी और थर्ड पर्सन। अब प्रॉमिसी का तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉमिसी देखो टेक्निकली बहुत इजी है। थर्ड पर्सन का टेक्निकल आंसर ध्यान रखिए। अगला केस लॉ, अब देखो सब इंडिविजुअल केस लॉ चल रहे हैं, ओके। अगला केस लॉ इज चिन्मया वर्सेस रमैया। चिन्मया वर्सेस रमैया, ओके। अब सुनिए क्या हुआ। अब इसको देखिए सी और आर, ओके, रादर देन ए और बी देता हूं ताकि आपको एग्जांपल वैसे ही रहे, केस लॉ जैसे आएंगे। ए और बी। ए ओके, एक मदर है
ओके, और बी डॉटर है। ओके, अब ये ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है एग्जाम में, तो मेरा दिमाग मत खराब करना। नहीं नहीं, आपने तो मदर और डॉटर ही बताया था सर, ये बीच में ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर आ गए तो अपन तो कंफ्यूज हो गए सर, अपने को मालूम नहीं, हम तो सोचे थे मदर डॉटर को ही किस लॉ लगाना है। समझा क्या? कोई भी आया तो लॉजिक यही लगाना। मदर ने ओके डॉटर को बोला मैं तेरे नाम पे ओके जो मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आई विल गिव टू यू। ओके, किसने बोला प्रॉपर्टी देगी? मदर ने। लेकिन कंडीशन क्या थी? मदर ने बोला कंडीशन ये है मदर का जो भाई है ओके मदर का जो ब्रदर है, मदर का जो ब्रदर है यानी वो होता है मामा। ओके यानी एम। ओके इसको तुझे मंथली पैसे देने पड़ेंगे। तेरे को इस मामा को मंथली कितने देने पड़ेंगे? 10,000 रुपए। एग्जाम्पल, मंथली कितने देने पड़ेंगे बेटा? 10,000। सारी याद में मेरे साथ? तो मेरे को बताओ ओके ए ने बी को प्रॉमिस क्या किया कि भाई मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करने को रेडी हूं, लेकिन कंडीशन ये है मेरी प्रॉपर्टी जो दे रहा हूं दे रही हूं उसके सामने तेरे को मंथली अलाउंस देने पड़ेंगे। किसको? मामा को। एम समझा एवरीबॉडी? मदर ने प्रॉपर्टी नाम कर दी बी के। ओके यानी नाम कर दी, और उसके बाद मदर चली गई दुनिया छोड़ के ऊपर। ओके मदर चली गई अनदर मदर बनने, मतलब गए, साइकिल चला गया। अब कहानी ऐसे बढ़ाई मालिक, कहानी ऐसे बढ़ाई। अब बी ने जब अलाउंस की बारी आई, बी ने प्रॉमिस किया था ना अलाउंस देने के लिए, बी ने बोला घंटा। अब मेरे को बता कोर्ट में कौन जाएगा? मदर मत बोलना, मदर की जो कोर्ट है वो इधर वैलिड नहीं है, समझ रहा ना? और अगर वो कोर्ट में जाना है तो समझ ले तू कौन से कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो भाई कोर्ट के पास कौन गया? मामा। ओके मामा पहुंचा कोर्ट में, यानी मेरे को बताओ डिफेंडेंट कौन प्लांटिफ कौन? डिफेंडेंट डॉटर और प्लांटिफ मामा। मामा ने केस किया डॉटर पे कि मुझे मंथली अलाउंस नहीं मिल रहा है। ओके कोर्ट के पास डॉटर आई, बी आई। ओके कोर्ट ने पूछा बी क्यों दे नहीं रही अलाउंसेस? बी बोलती है मैं अलाउंस तो दूंगी लेकिन मुझे कंसीडरेशन क्या है? आई प्रॉमिस टू पे अलाउंस लेकिन वेयर इज द कंसीडरेशन फ्रॉम मामा? फॉर व्हाट पर्पस? बिकॉज नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मामा से क्या मिला? मामा से क्या मिला? घंटा। यही हुआ ना? फिर कोर्ट ने बोला ओके घंटा। ओके मामा अगर कंसीडरेशन नहीं दे सका तो मेरे को बता इसमें प्रॉमिसर कौन हुआ? प्रॉमिसर कौन हुआ? ओके प्रॉमिसर इज डॉटर। कॉन्सेप्ट समझो। अब ये केस किसके बीच में? मामा और डॉटर। डॉटर मतलब भांजी, वो भी जो भी कॉन्सेप्ट है, बी और मामा। ओके तो अब मेरे को बताओ बी कौन है अभी यहां पर? प्रॉमिसर। समझ में आया? और प्रॉमिसी कौन है? मामा। ओके अब मेरे को बताओ ओके कोर्ट ने बोला ओके बी दिमाग का दही मत कर। ओके कंसीडरेशन कैन मूव फ्रॉम आइदर प्रॉमिसी और थर्ड पर्सन। ओके तेरे को जो कंसीडरेशन मिला वो मम्मी से मिल चुका है। तेरे को प्रॉपर्टी मिलने की कंडीशन क्या थी? मामा को अलाउंस। तो प्रॉपर्टी मिली क्यों? तो तेरा कंसीडरेशन था प्रॉपर्टी मिलना, और मामा को अलाउंस तूने प्रॉमिस करने का कॉन्सेप्ट दिया था। समझ में आया? तो कंसीडरेशन वाज मूव्ड फ्रॉम होम? मदर। नॉट फ्रॉम प्रॉमिसी बट थर्ड पार्टी। समझ में कुछ आया? तो क्या यहां पर कोर्ट ने किसके फेवर में केस दिया? मामा के फेवर में दिया। और कौन कौन केस जीता? मामा। कौन हारा? ओके समझ में आया? ये केस लो है चेन्नैया वर्सेस रमैया। चेन्नैया वर्सेस भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? मेरे को बताओ केस समझाना, बस अपने को लिखना आना चाहिए। समझा के मालिक? बस उसको देखते हैं टेक्निकली बढ़िया से। पहले एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल मतलब केस लॉ पढ़िए। एंड ओल्ड लेडी है ना, बराबर? सब लोग मेरे साथ ही है, पढ़िए। लेडी मेड ए गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर with a direction to pay certain sum of money to an maternal uncle, मतलब कौन? मामा, by way of annuity. annuity मतलब हर महीने। on the same day the daughter executed in writing in favor of brother agreeing to pay annuity. डॉटर ने प्रॉमिस भी कर दिया, यानी डॉटर ने प्रॉमिस किया कि नहीं किया? डॉटर ने प्रॉमिस किया कि नहीं किया? किया। अरे तब तो वो प्रॉपर्टी आई ना रे। ठीक है। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युइटी and the uncle sued to recover it. समझा? मामा ने केस कर दिया भांजी पे। Okay, it was held that there was sufficient consideration from uncle to recover the money from daughter. अब मेरे को बताओ अंकल से
देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर मनी फ्रॉम डॉटर। ये सफिशिएंट कंसिडरेशन दिया किसने? मदर ने। समझ में आया? तो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम विच पार्टी? थर्ड पार्टी, बट नॉट प्रॉमिस। और कंसिडरेशन अब मेरे ख्याल से समझा मालिक? केस लॉ का नाम चिन्मया वर्सेस रमया। चिन्मया नहीं, चिनया, 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 चिनया वर्सेस रमैया। तो दो केस लॉ समझा अभी तक? दोनों के नाम पहला ऊपर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस चिनया वर्सेस रमैया। एवरीबॉडी क्लियर? इसका अब मेरे को बताओ, अब ये क्वेश्चन समझा कैसे आएगा? हो सकता है एग्जाम में ये केस स्टडी है ए और बी के साथ में। और अब मेरे को बताओ, अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या लिखना होगा? सबसे पहले ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन कैन बी मूव्ड फ्रॉम promisee or any other person at the desire of promiser। बात खत्म। और वही है। और उसके बाद ये केस लिखना, ये पहले लिखना होगा। मेरे ख्याल से लिखने का पॉइंट समझा ना मालिक? देखो, आना काफी नहीं है, लिखने वाला पॉइंट समझा क्या? तो सबसे पहले ये आप लिखोगे और इसके बाद काम होएगा। आत्मा झेपा? बताइए, पढ़िए इसको, पढ़िए ये वाला पैराग्राफ क्लोज करिए। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड from the promisee or any other person who did not a party to a contract। The definition of consideration 2D makes the proposition clear। According to definition, when at the desire of promiser, the promisee or any other person does something, such act is consideration। In other words, there can be stranger to consideration but not stranger to contract। समझ में आया? stranger contract नहीं हो सकता, but stranger to consideration हो सकता है। और इसी लाइन का एक्सेप्शन अपन सेकंड क्वेश्चन में देखने वाले। समझा क्या? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अपने को। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अच्छा, अभी मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? एक्चुअली मेरे को बताओ पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? घंटा। फिर समझे ही नहीं। फिर प्रॉमिसर प्रॉमिसी कौन डिस्कस है इधर? प्रॉमिसर प्रॉमिसी कौन है? क्या मजाक कर रहे हो? माँ का क्या रोल है? माँ ने कंसिडरेशन दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? मामा और भांजी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कौन है अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए? थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी से क्या आया? कंसिडरेशन। बट थर्ड पार्टी इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी अपन देखो, अभी वो मम्मी अपन मतलब एक्चुअली इसकी स्टोरी ऐसी है कि मम्मी मर गई है, लेकिन अभी मम्मी जिंदा भी होती तो भी मम्मी केस नहीं कर सकती। केस किसको करना पड़ता था? अच्छा, मम्मी ने अगर केस किया होता बी पे, सपोज ऐसा कहते हैं, मम्मी ने बी पे केस किया होता, तो बी बोलते भाई तू क्यों तेरे को कुछ नहीं दे रही हो, तेरे को प्रॉमिस किया क्या मैंने देने को? किसको किया? उसको करने दे। समझ में आया? तो ऐसे कल उठ के कुछ नहीं हो सकता। ओके, ऐसा एग्जांपल, अभी मेरा और विनोद सर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, विनोद सर और मेरे ऊपर है, ओके, और मेरे को केस करना पर मैं केस नहीं कर पा रहा हूँ, और तू बोलता है सर अपन लड़ेंगे, मैं करती हूँ केस। आप बोलते मैं ही करती हूँ केस, आप बोलते मैं करता हूँ केस विनोद सर पे। ओके, 2 सेकंड में केस खारिज हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझा? तो मेरे को बताओ, क्या थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है क्या? बट थर्ड पार्टी सू कर सकती है? नहीं, सूट फाइल नहीं कर सकती। समझ में आया? लेकिन इसके एक्सेप्शन है, वो सेकंड क्वेश्चन है कि यानी कुछ केसेस में कौन फाइल कर सकता है केस? थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकता है। समझा मालिक? एवरीबॉडी क्लियर? नहीं हुआ? नहीं समझा? नहीं हुआ? पक्का समझा? सब लोग बरोबर बोल रहे ना? क्या अब्बा डब्बा चब्बा चल रहा है? सबको झेप रहे ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो सेकंड वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ, लीगल रूल्स क्या क्या है? पहला रूल, कंसिडरेशन शुड बी एट डिजायर ऑफ। सेकंड, कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। मेरे को बताओ, डेफिनेशन तो पढ़ रहे हो? डेफिनेशन तो है यार, और क्या है? लीगल रूल्स में आप क्या पढ़ रहे हो? डेफिनेशन तो चल रहा है। बस खाली क्या याद रख रहे हो आप? केस लॉस। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो इसीलिए, यानी कल जो डेफिनेशन पढ़ा उसे क्या एलोबरेटेड वर्जन विद केस लॉस। तीसरा, कंसिडरेशन क्या एग्जीक्यूटेड हो सकता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटेड? एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड हो चुका, एग्जीक्यूटरी होने वाला है। क्या कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है? यस। क्या कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी हो सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, सारी आत्मा इधर, इसको आप कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर, इससे मिक्स मत करना। मैं समझा रहा हूं एकदम आराम से। देखो सुनो, एकदम अच्छे से सुनो, एकदम अच्छे से।
मैंने अभी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुमने कंसिडरेशन मुझे दे दिया और मेरा परफॉर्मेंस बाकी है। ओके, तुमने मुझे जीप के 50 लाख रुपए दे दिए, मेरी जीप देना बाकी है। कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड, पास्ट नहीं, पास्ट कॉन्सेप्ट अलग है, नहीं समझा? कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर नहीं हुआ था, उसके पहले कंसिडरेशन हुआ था। पास्ट, एग्जीक्यूटेड और पास्ट दोनों अलग अलग है। एग्जीक्यूटेड में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है अपना, एग्जीक्यूटेड में क्या एंटर हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है और तूने पहले कंसिडरेशन दे दिया, पर मेरा काम करना बाकी है। तो मेरे को बता, तूने मेरे को बोला अपन की जीप का एग्जांपल, मैं तुझे जीप बेचूंगा कितने में? 50 लाख। ओके, तो तूने क्या किया? 50 लाख एडवांस दे दिया, तो कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड, प्रॉमिस इज येट टू बी परफॉर्म्ड। समझा क्या? अब उल्टा कर, मैंने तेरे को जीप दे दी, क्या बाकी है? पैसा बाकी है, तो कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी। डिफरेंस समझा? अगर मैंने बोला कंसिडरेशन इज पास्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तूने ऐसे ही मेरे लिए किया, सेवा भाव, समझ में आया? उसको एग्जीक्यूटेड नहीं बोलते, उसको हम बोलते कंसिडरेशन इज पास्ट। अरे तुम्हारी आत्माओं है कि नहीं, ये चली गई? तो अगर मैंने कुछ ऐसे ही काम कर दिया, अब मेरा मन किया, तूने मेरे लिए ये मदद की थी, पर्स गुम गया, मेरा पर्स ढूंढ के दिया, अब मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, क्या इसमें बोलूंगा कंसिडरेशन इज पास्ट? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं ऐसे बोलूंगा कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी? नहीं, मैं बोलूंगा कंसिडरेशन इज पास्ट। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया और तूने मुझे कंसिडरेशन दे दिया, मेरा काम बाकी है, तो कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड। मैंने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर लिया, लेकिन तूने अभी तक कंसिडरेशन नहीं दिया, एग्जीक्यूटिव। डिफरेंस समझा? देखो तीसरा पॉइंट देखो और चौथा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट दोनों से डिफरेंस समझे क्या? पक्का? तो जब मैं एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद की सिचुएशन, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोल रहा हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले वाला पास्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तब प्रेजेंट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के परफॉर्मेंस करने बाद क्या रहता है? फ्यूचर। पक्का समझा? ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में अपन बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। A consideration which consists in performance of an act is said to be executed. When it consists in a promise, it is said to be executory. समझ में आया? ओके, तूने मुझे कैश दे दिया, तूने मुझे कैश दे दिया, अरे क्या एग्जीक्यूटेड? तुम्हारी, तूने मुझे कैश दे दिया, एग्जीक्यूटेड ना? परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, तूने मुझे पैसा दे दिया। ओके, समझ में आया? तूने बोला मैं आपको 10 दिन में पैसा दूंगा, कंसिस्ट ऑफ प्रॉमिस। समझ में आया? दोनों डिफरेंस पढ़ो ना। परफॉर्मेंस कर लिया तूने, परफॉर्मेंस मतलब तूने मुझे पैसे दे दिए, तो इसमें तूने मुझे क्या किया? परफॉर्मेंस में क्या किया तूने? परफॉर्मेंस में क्या दिया? 50 लाख कैश गिवन। समझ में आया? और ये प्रॉमिस में क्या बोला? 50 लाख इन नेक्स्ट 10 days। पक्का? पक्का ना? सालो इज्जत का फालूदा हुआ ना, मां कसम बोल रहा हूं, मैं बहुत भयंकर हूं, मैं फालूदे को मिक्स करके पी जाऊंगा। नहीं, मैं बहुत टेक्निकली सारी चीजें एक एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं, मां कसम साला, इसके बाद कुछ पोपट नहीं होना चाहिए। तुमको कुछ लगे डाउट है पूछो, मैं अपने आराम से जा रहा हूं, मैं कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं कर रहा हूं, तो टेक्निकली मिक्स मैच मत करना, इज्जत रखना सालो। ओके, तो पहला पॉइंट एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव, पक्का क्लियर? तो मैंने बोला परफॉर्मेंस हो चुका, एग्जीक्यूटेड, प्रॉमिस किया है बाकी है करना, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट ऑफ सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा। ये तो समझा, कल ही बताया था। मैंने तुझे जो प्रॉमिस किया है और तूने जो मुझे प्रॉमिस किया है, हम दोनों के एक दूसरे के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या है? कंसिडरेशन। अच्छा, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 50 लाख। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या है? जीप। समझ में आया? बस ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। मतलब ये लाइन पढ़ो एक बार, वापस पढ़ो, मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, ब्लू मार्क कर रहा हूं, पढ़ो ये लाइन वापस। समझा ना? वादा तूने भी किया, वादा मैंने भी किया, मेरा वादा तेरे लिए कंसिडरेशन है, तेरा वादा मेरे लिए कंसिडरेशन। समझा? और हम दोनों के वादे एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। तो वादा किया पड़ेगा, और तोड़ा तो ब्रीच, जेल जाना पड़ेगा। ओके, तो इधर जेल नहीं जाना पड़ता, नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। तो याद रखना, नुकसान की भरपाई
ओके, तो मेक इट श्योर ये अंडरस्टैंड रहे। ओके, तो अगर आप प्रॉमिस कुछ किया होगा तो जस्ट मेक श्योर यू परफॉर्म दैट प्रॉमिस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? होपफुली यू अंडरस्टूड। इफ यू नॉट, प्लीज वॉच पोगो। पोगो, हाँ, होती है कहानी कुछ, बिट्टी है कहानियां। एग्जाम्पल पर, A pays 5,000 to B and B promised to deliver him certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount whereas B merely makes a promise. तो A ने जो promise किया था वो क्या था? Executed. और B ने जो किया वो executory. सिंपल है, बट प्रॉब्लम किस में मालूम है क्या? ये आप मिक्स करोगे पास्ट प्रेजेंट में। मैं जैसे ही एग्जीक्यूट बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में आएगा ये तो पास्ट हो गया ना सर। पर आपको समझना जरूरी है, पास्ट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटेड बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, और ये मैं कल समझा चुका हूं, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो क्लियर है एकदम। तूने मेरे लिए कुछ किया जो मैंने बोला नहीं, पास्ट। ओके, और समझा, लॉजिक समझा? अब तू दूसरे एंगल से देख, दूसरे एंगल से देख, अब दूसरे एंगल से, तूने मेरे लिए कुछ काम किया, एवरीबॉडी। ओके, लेकिन तूने क्यों किया? ऐसे ही किया, लेकिन तेरे को ऐसा, तेरे मन में ऐसा था ना कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा। तो तुझे जो आगे मिला वो क्या था? कंसिडरेशन। वो तेरा कंसिडरेशन था, तो तेरे लिए वो कंसिडरेशन कौन सा हो गया? फ्यूचर। तो तूने मेरे लिए जो आग बुझाई, वो आग आग बुझाई घर की, वो पास्ट। और तेरे को जो मैंने मोबाइल फोन दिया वो फ्यूचर। तेरे एंगल से फ्यूचर है, मेरे एंगल से वो पास्ट है। आई डोंट थिंक, समझा मालिक? एवरीबॉडी, तो भाई साहब पढ़िए द वर्ड। ओके, डन और डूइंग। ओके, 2D याद है क्या? कल पढ़ा था, वही लिखा, आर लिखा हुआ है सेम। आर रिकग्निशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? डॉक्टर नहीं, डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? हाँ, डॉक्ट्राइन मतलब डॉक्ट्राइन। हाँ, कुछ बोलो ना मालिक। अरे क्या तुम्हें, मेरे को बताओ, मेरे से डर लग रहा है क्या? अबे सालो, मेरी बीवी मुझसे डरती नहीं, तुम डर रहे हो। इधर मैं उसको डर नहीं पा रहा, तुम किधर डर रहे हो? कुछ तो आंसर दो। डॉक्ट्राइन मतलब रूल, अ काइंड ऑफ रूल। रूल, डॉक्ट्राइन मतलब एक पर्टिकुलर रेगुलेशन जैसा। लॉ में नहीं लिखा होता है। लॉ में कभी कभी कुछ चीजें साइलेंट होती है, लेकिन केस लॉ से आउटकम आ जाता है, तो उसको डॉक्ट्राइन मान लेते हैं। डॉक्ट्राइन मतलब हम लोग अभी ऐसे ही करेंगे, हम अभी ऐसे ही काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन, रूल्स। डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। इन अदर, in order to support a promise, a past consideration must move by previous request. It is a general principle that consideration is given and accepted in exchange of promise. But देखिए आगे क्या लिखा है? The consideration if past may be motive but cannot be the real consideration of subsequent promise. समझ में आया? मतलब तुमने जो भी किया होगा वो इच्छा से, मतलब आपका मोटिव अंदर कुछ ये नहीं था कि आपको कुछ मिलने वाला है। ओके, आपको नहीं मालूम था मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाला हूं, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाला हूं, तो तुमने ऐसे ही किया। काय के लिए किया? इच्छा भाव से। बट इन द इवेंट ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड इन पास्ट एट द रिक्वेस्ट और डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, द सब्सिक्वेंट प्रॉमिस इज रिगार्डेड एज एन एडमिशन दैट पास्ट कंसिडरेशन वाज नॉट ग्रेटिट्यूअस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूअस? सेवा भाव। अगर मैंने तेरे को बोला है मेरे घर का ध्यान रखना, सुन, मैं बोल के गया था मेरे घर का ध्यान रखना, अब मेरे को बताओ इसका मतलब क्या था? अगर मैंने बोला है तेरे को मेरे घर का ध्यान रखना, तू घर का ध्यान रखेगा ना अच्छे से, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। अब मेरे को बताओ क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था? यस, क्योंकि मैं तेरे को क्या बोला था, घर का ध्यान रखेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। तो मैं जब तुझे कुछ फोन दे रहा हूं तो तू मेरे घर का ध्यान रख रहा है, तो मेरे घर का ध्यान रखना इज कंसीडरेशन, और वो ग्रेटिट्यूअस नहीं होता। ग्रेटिट्यूअस मतलब सेवा, फ्रेंडली, फ्रेंडली। एग्जाम्पल, ओके, अभी लास्ट लास्ट 6 महीने पहले अभी प्रशांत सर को संभाजी नगर जाना था, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद वाला पॉइंट। ओके, उनका कोई लेक्चर था उधर, तो उन्होंने बोला भाई अमित मेरे को गाड़ी चाहिए, ये रैंगलर पे जाने का है। मैं बोला लेके जाओ। अब मेरे को बताओ सर, लेके गए गाड़ी, गाड़ी वापस लाए, रैंगलर मुझे दी, क्या मैंने गाड़ी के पैसे लिए? तो मैंने क्यों दी फिर? फ्रेंडली, सेवा भाव। सेवा भाव मतलब सेवा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस। ओके, ग्रेटिट्यूड है ना मेरा, मेरा प्रशांत के साथ ग्रेटिट्यूड है, ये दोस्त है इसलिए। अगर एग्जाम्पल अब दोस्त नहीं होता, कोई दूसरा मांगता, मैं ऐसे दे देता क्या? और देता भी तो मैं रेंट लेता। ओके, ये कंटेक्स्ट होता है। ओके, ऐसे गाड़ी ले जाना और लाना, इसको हम क्या बोलते? कुछ ऐसे समझे? लेके गए ना गाड़ी, चीज किसी, गाड़ी किसकी थी? मेरी, लेकिन किसके पास थी? प्रशांत सर। इसको हमेशा बोलते हैं बेलमेंट।
क्या बोलते हैं बेटा? बेलमेंट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में अपन पढ़ेंगे इसके लिए, लेकिन ये इस चैप्टर में आने वाला था इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। बेलमेंट, बेलमेंट, बेलमेंट क्या बोलते हैं? बेलमेंट। तो इमेजिन करो मैं अभी गांव जा रहा हूँ, और मैं गांव जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई से 15 दिन के बाद आऊंगा, तो मैं बोला मेरा चश्मा संभाल के रखना भाई। ओके, समझ में आया? चश्मा संभाल के रखना मेरा, तुम्हारे पास देके जा रहा हूं मैं, और 15 दिन के बाद आऊंगा, मैं मांगूंगा ले लूंगा। तो ये अपन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट, अपनी चीज किसी और के पास रखना। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट में, ओके अब मेरे को बताओ, चश्मा मैंने तुम्हें डायरेक्टली दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट में क्या गुड्स थे मेरे? चश्मा। ओके, मेरे को बताओ प्रशांत सर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट में क्या था? क्या गाड़ी उठा के दी प्रशांत सर को? नहीं, तो कैसे दी? चाबी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट में हम कैसे ट्रांसफर करते गुड्स, उसके अलग अलग तरीके हैं। क्या मैं डायरेक्टली गुड्स ट्रांसफर कर सकता हूं? यस। क्या चाबी के थ्रू भी गुड्स? मेरे को बताओ, चाबी देते ही गाड़ी ही ट्रांसफर हुई ना। ओके, बेची नहीं गाड़ी, ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं? बेलमेंट। ओके, अरे यार मेरे को सोना रखा हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ, ओके घर पे मतलब रखूंगा, चोरी होने की चांस है, तो मैंने विनोद सर के घर पे रखा, मैं बोला विनोद सर मैं आ रहा हूँ, तब तक संभाल के रखना। क्या है ये? बेलमेंट। समझा एवरीबॉडी? अब मेरे को बताओ, ये जो भी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, ये बेलमेंट में क्या पैसा इन्वॉल्व था? ये कौन सा था? ग्रेट्यूटोरियस। क्या था? ग्रेट्यूटोरियस। समझ में आया? अच्छा, अब मेरे को बताओ, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई, मेरे से ठुक गई। अब मैंने गाड़ी ठोकने के बाद सर्विस सेंटर को दी, मैंने काय के लिए दी? सर्विस सेंटर को रिपेयर करने के लिए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। गाड़ी गई ना, गाड़ी दी ना मैंने। तो जब भी कोई चीज अपन किसी और को देते हैं, ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन चीज किसी और के पास है, उस चीज की देखरेख करना तो भाई उसकी जिम्मेदारी होगी ना। इसलिए इस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट, ऐसे अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बोलते, लेकिन ये बेलमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? बेलमेंट। यानी अभी इमेजिन करो, प्रशांत सर गाड़ी लेके गए, गाड़ी लेते आते आते ठोक दी। अब प्रशांत सर ने मेरे को गाड़ी दे दी, मैं बोला ओ भाई ये ठोका हुआ उसका पैसा मैं बाकी तो फ्री में दिया है, लेकिन ठोकने का थोड़ा ना मैं जेब से भरेगा। प्रशांत सर ऐसा थोड़ा ना होएगा। ओके, प्रशांत सर बोले कि जो खड़ना खड़ ले। ओके, अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट पूछेगा तूने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं ये केस रजिस्टर करूं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये केस रजिस्टर करूं, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। समझ में आया एवरीबॉडी? नहीं समझा? समझा? तो मेरे को बताओ, अगर 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 अपन कोई चीज, अभी घड़ी खराब हुई, तो घड़ी खराब होने की मैंने घड़ी ठीक करने के लिए घड़ी वाले को दी, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बेलमेंट। समझ में आया? अब क्या घड़ी वाला मुझे फ्री में देगा ठीक करके? नहीं, तो पैसे लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट 2 तरह के होते हैं, ग्रेट्यूटोरियस, नॉन ग्रेट्यूटोरियस। ओके, तो प्रशांत सर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो विनोद सर को मैंने सोना रखने के लिए दे वो, लेकिन वो गाड़ी रिपेयर करने को दी वो नॉन ग्रेट्यूटोरियस। नॉन ग्रेट मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं है, मॉनिटरी टर्म्स के लिए था। एवरीबॉडी? तो मेरा क्वेश्चन है, प्रशांत सर को मैंने गाड़ी क्यों दी? ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? मतलब क्या टेक्निकली क्या? ग्रेटिट्यूड है, प्यार है, लव अफेक्शन है। इसीलिए क्या मैंने अब मेरे को बताओ, मेरे गाड़ी दी है, क्या गाड़ी देने के लिए क्या मुझे DMI कुछ कंसिडरेशन मिला क्या? पक्का ना? याद रखना। ओके, आपको मैंने बताया ना, तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्शन वेयर कंसिडरेशन, अच्छा नो कंसिडरेशन, एक्सेप्शन में एक आंसर रेडी। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी? नहीं यार, आवाज नहीं यार। तो बार ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट वाले, कौन से? ग्रेटिट्यूडस या नॉन ग्रेटिट्यूडस? ग्रेटिट्यूडस। आत्मा झेपा गया? जाइए एकदम लास्ट पेज में जाइए, पेज नंबर जाइए 2.53। 2.53 मिला गया, छठा पॉइंट 2.53 मिला गया। पढ़िए बेलमेंट। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, सेक्शन कौन सा? 148। अपना टाइम है 75 के बाद वाला, 125 के बाद चालू होगा, मालूम है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी स्पेशल एक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ओके, डिफाइंस बेलमेंट एज डिलीवरी ऑफ फ्रॉम वन पर्सन टू फॉर सम पर्पस। समझ में आया? तो क्या मैंने अपनी गाड़ी ट्रांसफर की प्रशांत सर को, पर्पस क्या था उसको? नहीं फ्रेंडली, उसको पर्पस क्या था? जाके आना। मैंने सोना दिया, पर्पस क्या था? सेफ्टी के लिए। मैंने गाड़ी रिपेयर को दी, पर्पस क्या था? रिपेयर। मैंने घड़ी रिपेयर को दी, रिपेयर। तो जब भी अपन कोई गुड्स पर्पस के लिए देते हैं, उसको बेलमेंट बोलते हैं। पक्का छेपा? याद रखना ये कॉन्सेप्ट, मतलब अगले महीने, मतलब 1 महीने तक कॉन्सेप्ट खींचना है, उसके बाद और 3 महीने तक खींचना है कॉन्सेप्ट।
हाँ मालूम पड़ा माँ नहीं, अपना जून तक एग्जाम है, तब तक कॉन्सेप्ट खींचने हैं। इंटर में भूल भी गए, घंटा कोई लेना देना नहीं इसका। इंटर में एक भी कॉइन पॉइंट नहीं है ये, इंटर में सिर्फ कंपनीज एक्ट अपने को काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है। भारत माता की जय। समझा मालिक? एवरीबॉडी एक सवाल पूछू, ये समझा ना? प्रेम, आपने देखा होगा मेरा पंटर, ओके प्रेम मेरा स्टाफ है, मेरा एम्प्लॉय है। क्या ये टैब लैपटॉप्स, मेरे जो भी टैब लैपटॉप्स है, क्या वही उठाता है? बहुत बार बैग देखा होगा आपने। तो मेरा क्वेश्चन, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट है? ग्रेटिट्यूस, कैसे ग्रेटिट्यूस? पैसे देखिए क्या, कुछ भी सोचो थोड़ा सा। यानी एग्जांपल आप इमेजिन करो, मैंने सर्वेंट को मैंने गुड्स दिए, मैंने मेरे सर्वेंट को गुड्स दिए मेरे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट है कि नहीं है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट मिसिंग है, पर्पस। पर्पस ही नहीं है, इसको गुड्स क्यों दिए? ये अरे ये मेरे बिहाफ पे कैरी कर रहा है, इसको गुड्स का कोई पर्पस नहीं है। समझ रहा है? ये टैब लेके क्या करने वाला है, लैपटॉप लेके क्या करने वाला है? अच्छा, मैं लैपटॉप जब दूंगा आपको, टैब दूंगा, तो उसका कोई भी पर्पस होना चाहिए। अच्छा मेरे को, मैं गांव जा रहा हूं, मेरे सोना आपके पास रखा, पर्पस क्या था? सेफ्टी। तो प्रेम इज ओनली कैरिंग, वो असिस्टेंस होता है। तो कभी भी सर्वेंट्स जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट में आते नहीं है। तो यानी अगर सर्वेंट ने कुछ कर दिया और उसने कुछ घुमा दिया, तोड़ दिया, ओके सपोज, अब सपोज प्रेम ने कुछ तोड़ दिया और मैं उस पर केस किया, मैं बोला पैसे निकाल, ओके, और कोर्ट में गया, तो कोर्ट ये सेक्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि कोर्ट बोलेगा पर्पस क्या था। तो पर्पस कुछ था नहीं। एवरीबॉडी क्लियर? नहीं, टेक्निकली समझा? ठीक है, मैं रीरूट किया, पर लॉजिकली आपको पढ़ना तो सब है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं आउटसाइड द सिलेबस है। पर मेरे को बताओ, बेलमेंट समझा क्या? ठीक है, देखो आगे पढ़ो। द डिलीवरी इज मेड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, तुम्हारा पर्पस हो जाएगा, द गुड्स विल बी आइदर रिटर्न और डिस्पोज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे तू करेगा गुड्स के साथ में। एंड नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। पर ये मैंने बोला ना, 100% नो कंसिडरेशन नहीं होता है, डिपेंड्स। अगर ग्रेटुइटस रहा तो, ग्रेटुइटस रहा तो नो कंसिडरेशन, नॉन ग्रेटुइटस रहा तो कंसिडरेशन होता है। फिर तो है ना। अरे वो रिपेयर क्यों कर देगा मेरे को? पैसे के लिए भाई, अर्जन काम कर रहा। ओके, तो आई डू थिंक भारत माता की टेक्निकली समझा। और उसमें भी मैंने आपको एक चीज समझाई है। अभी चश्मा मैंने आपको देना है, तो चश्मा दूंगा डायरेक्टली, लेकिन गाड़ी देते वक्त चाबी। ओके, मेरा घर है, मेरे घर को संभाल के रखना, तो मेरे को बताओ घर दूंगा क्या तुम्हें? चाबी। चाबी देना इज ऑल्सो बिलमेंट। आप डिबेट नहीं करोगे, गुड्स किधर दिया, घर किधर दिया था मेरे को? घर की खाली चाबी दी। ओके, घर की रक्षा देख, अभी ये सोना दिया मैंने विनोद सर को, तो विनोद सर ने रख दिया संभाल के। ओके, अब चोरी हुआ, मैं किससे वसूल करूंगा पैसा? विनोद सर से ही करूंगा ना। ये तो टेक्निकली पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर मैंने घर की चाबी दी और मैंने बोला, और घर में चोरी हो गई, मतलब घर में मैंने ध्यान रखने को बोला और चोरी हो गई या कुछ हो गया, मैं बोला विनोद सर, विनोद सर बोले घर किधर दिया तू मुझे? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट बोलता है जरूरी नहीं है गुड्स गया होगा। तो गुड्स दो, मतलब जो डिलीवरी देते ना अपन गुड्स की, वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल, एक होती है इंप्लाइड। एक्चुअल चाबी देना, इंप्लाइड मैंने गाड़ी तुम्हें नहीं दी, लेकिन गाड़ी की चाबी देके मैं तुम्हें बता दिया गाड़ी तुम्हारे पास है। समझ में आया क्या? इंप्लाइड मतलब ये करने से भारत माता की जेबा क्या है कि नहीं तुम्हारे अंदर आत्मा, आत्मा कि शरीर डूब चुका है? नहीं ना, है ना, शरीर में जान है ना? ठीक है, बहुत जान है। तो मेरे को, मैं बाकी सब में तो जान नहीं लग रही है, अकेले में जान लग रही है। फिर बाद में थोड़ा सा बोलने के बाद एक दो जान लगती है, फिर इधर कुछ जान लगती है, फिर इधर से कभी आवाज आती नहीं आती, इधर से कुछ आवाज आती है। ओके, वुमन एम्पावरमेंट यार, हैशटैग नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, यस यस। तो कंसिडरेशन पक्का क्लियर? कंसिडरेशन तो 4 पॉइंट वापस लाते हैं, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट। कंसिडरेशन शुड बी मूव्ड एट द डिजायर ऑफ। कंसिडरेशन दो तरह के हो सकते हैं कंसिडरेशन। अच्छा, पहला पॉइंट, कंसिडरेशन शुड बी मूव्ड एट डिजायर ऑफ। कंसेशन शुड बी पेड बाय प्रोमिसी, प्रोमिसर नहीं, प्रोमिसी और थर्ड पार्टी, एनी अदर पर्सन। तीसरा, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पक्का क्लियर? पांचवा, ओके, मैंने गाड़ी दी, कितने की?
क्या एग्जैक्टली उस गाड़ी की वैल्यू 50 लाख है? क्या ऐसा हो सकता है गाड़ी की वैल्यू 70 लाख हो? क्या ऐसा हो सकता है गाड़ी की वैल्यू 40 लाख हो? तो कंसिडरेशन कभी भी एडिक्वेट नहीं होता। तो कौन डिसाइड करेगा कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिस। बस मुझे लगता है कि गाड़ी की वैल्यू 50 लाख है, हो सकता है एक्चुअली गाड़ी की वैल्यू 50 नहीं होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो कंसिडरेशन मे नॉट बी एडिक्वेट। बढ़िया, आगे पंचायती पॉइंट है। कंसिडरेशन पांचवें आंसर है ये, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, और इसके अंदर कोई केस लॉ नहीं है, तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू। इक्वल को हाईलाइट कर लीजिए, विद द प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। समझ में आया? अभी पॉइंट देखो, क्योंकि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो आपने पढ़ लिया, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन एडिक्वेट होना। आदित्य मेरा छोटा बेटा, ओके, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट गन्स, ओके, गन्स और क्रिकेट बैट बॉल वाला पॉइंट। तो उसको बंदूक, किधर भी गया शॉपिंग में बंदूक चाहिए, उसको किसी ने बंदूक दिला दी, मां कसम, मतलब एकदम तोड़ फैन हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? उसको बंदूक, सब रिपीटेटिव बंदूक, मतलब उसका एक पूरा कपड़ बंदूक से भरा होगा। अब इमेजिन करो उसके पास मेरी गाड़ी की चाबी है, ठीक है, 5 साल का बंटर है अपना, तुम आए, तुमको मालूम पड़ा आदि है, ओके, 5 साल का है, इसके पास गाड़ी की चाबी है, तुमने बोला एक काम कर आदि, मैं तुझे बंदूक दिलाता हूँ, ओके, 250 रुपये वाला टॉय, तू मुझे गाड़ी की चाबी दे दे। आदि बोला पक्का। आदि ने बोला गाड़ी की चाबी दी और तुमने उसको बंदूक दिलाई और तुम गाड़ी लेके निकल गए। मैं बोला भाई साहब गाड़ी किधर? तो बोले सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं बोला ओ भाई कंसिडरेशन किधर? बोले बंदूक दी ना। मैं बोला ओ 250 रुपये की गाड़ी, 250 रुपये की बंदूक, 50 लाख की गाड़ी। सर डोंट टीच मी, आई ऑल्सो नो द लॉ, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। जितना सामने वाले को चाहिए था उतना दे दिया मैंने, सामने वाले को बंदूक चाहिए था, समझा मालिक? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ नहीं करने का? माइनर, क्योंकि इसको समझेगा नहीं समथिंग इन रिटर्न कितना होना चाहिए। समझे? समझा क्या? इसलिए सेक्शन 10 बोलता है माइनर कैपेसिटी बॉस नहीं करने का, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको जजमेंट ही नहीं आएगा कंसिडरेशन कितना होना चाहिए। समझा? आप इमेजिन करो साला 18 साल की उम्र नहीं हो रही है जब तक समझेगा नहीं, 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। इमेजिन कर 18 साल कंप्लीट हो गया, अगले ही दिन तेरे को समझ में आएगा, यानी एक दिन पहले तेरे को समझ नहीं, जब तू 17 साल और 365 डेज था, समझ रहा है? और जैसे ही तू 365 हो गया, मां कसम समझदारी, समझ रहा कुछ? तो इसके लिए संविधान या प्रोविजन कुछ दिए जाते हैं क्या? कुछ कंटेक्स्ट है? तेरे को तभी भी तो चोमू बनाया जा सकता है ना। ओके मेरे को बता, तेरे को अभी एग्जांपल, अभी की पोजीशन में जो तुम्हारी एज है, ओके, मेरे को अगर मेरे को कोई बिजनेस करना है तो 100% मैं चोमू बना सकता हूँ। ओके, पर कौन से ट्रांजेक्शन मालूम है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। ओके एग्जांपल, अभी तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे, ओके, तुमने बोला मैं रेडी हूँ, मेरे को तुमको पैसे चाहिए कुछ कारण से, ओके, मैं बोला मैं देने को रेडी हूँ 25% ब्याज। अब तुमको ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगोगे कि बाहर कितना होता है, क्योंकि तुम्हारी मैच्योरिटी उतनी ही रहेगी। और तुम इमेजिन करो तुमने 25% ब्याज पे मुझसे ले लिया, और अब ओके मैं बोल रहा हूँ भाई ब्याज निकाल, पैसे निकाल। अब तू कोर्ट में, तू देखा जाए तो मतलब समझ में आया? तो इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो 18 साल की उम्र तक तो कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं, 18 साल के ऊपर किया और अगर मैंने तेरे को मिसयूज करवाया नियर अबाउट 18 साल, ऐसा नहीं 30 साल का आदमी बोलेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेरे को मालूम नहीं था क्या हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होएगा। समझ में आया? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझेगा, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल रहेगा। बट नेवरदलेस ओके, ये मेरे ख्याल से अभी टेक्निकली समझा। तो इसीलिए कौन किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते? माइनर, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि एडिक्वेट तो हो ही नहीं सकता ना सम कंसिडरेशन। तो समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल्ड इन समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। किसी एक के लिए बैड बार्गेन है ही वो, या तो मेरे लिए या तो तेरे लिए। इट मे बी नोटेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 25। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 गया तेरे ने, सेक्शन 25 ओके states that agreement to which the consent of promisor is freely given is not void merely because consideration is inadequate. freely given मतलब freely given, ये लाइन का इंटरप्रेशन बताओ मेरे को, बहुत अच्छे से आंसर चाहिए, मां कसम तोड़ तांडव करूंगा मैं जाता हूं। फ्री कंसेंट कितनी चीजें? 5 चीजें, यानी कोई तुम्हारे घर पे बंदूक नहीं, कोर्शन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है,
मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिस्टेक नहीं है, अगर ये 5 चीजें नहीं है और तूने हाँ बोला है और बाद में तू बोलता है अरे नहीं नहीं मेरे को तो कम कम मिला, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था, ओके, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, फोटो भेजता हूँ मैं बाद में, एक मेरे को ढूंढने दो, मेरे डेटाबेस में ढूंढने दो, आज एक 2-4 दिन टाइम है, बिजी है, मैं आपको भेज रहा हूँ। एक घर वाले ने खाली किया लंदन में, अभी 6 महीने पहले की बात है, 6 भी महीना नहीं हो रहा, 4 महीना, दिवाली की सफाई रहती ना, उसी टाइम पे उनके क्रिसमस की सफाई चल रही थी। क्रिसमस मतलब अपना बैच चालू हुआ उसके पहले, क्रिसमस नहीं होगा उसके पहले, बैच चालू होने के पहले की बात है, हाँ 2-3 महीने पहले की बात होगी। घर की सफाई की, घर की सफाई की तो दादाजी के पहले वाले परदादाजी का कोई तो सोफा पड़ा था, वो सोफा एज ए कंबरसम था और भंगार में निकाला। ओके, सोफा भंगार में निकाला, और सोफा कितने में बेचा मालूम, 4,000 में, और सोफे की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 करोड़, क्योंकि इसके अंदर जो लकड़ी यूज की थी वो बहुत यूनिक थी, और वो सोफा म्यूजियम वालों ने खरीदा 2 करोड़ का। अब इमेजिन करो, जिसने 4,000 में बेचा वो तो लाल पीला हो गया होगा, वो बोलता है भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मेरे को सोफा वापस दो, 4,000 वापस लो, और वो कोर्ट में जाके क्या बोलेगा, कंसिडरेशन वाज नॉट एडिक्वेट। तो जज पूछेगा क्या फ्री कंसेंट था, क्या उसने बंदूक लेके सोफा लिया, नहीं, क्या उसने इन्फ्लुएंस किया तुझे, नहीं, पैसे तूने ही बोले, यस, कोई फ्रॉड हुआ, नहीं, कोई मिस्टेक हुई, नहीं, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। यानी इमेजिन करो, जो 2 करोड़ का सोफा है, 2 करोड़ समथिंग, 80 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, ऐसे 2 सोफे थे उसके, इमेजिन करो, मतलब समझा तुम, अभी तुम इसमें उस बंदे की तो मतलब ठुक गई ना यार, तो बाद में तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल भी नहीं कर सकता। ओके, तो दिस इज व्हाट टेक्निकल आंसर फॉर दिस पॉइंट। तो आप फ्री कंसेंट की बुनियाद छोड़ के कंसेंट एडिक्वेट, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। अगर फ्री कंसेंट है तो आप उसको कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। देखो, बंदूक रखे तो आप सस्ते में ले सकते हो ना मुझसे, ओके, बिना बंदूक के मैंने सस्ते में दिया तो चुमू मैं ना, बाद में नहीं बोल सकता मेरे को नहीं समझा, ओके, झेपा गया मालिक। But as an exception, if it is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free, very important ना, not free, आगे पढ़ो, खाली shockingly less मत पढ़ो, and लिखा है, समझा, इसीलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बताया। अबे यार 4,000 किधर, 4 मतलब 80 लाख किधर, ओके, शॉकिंगली मतलब 4,000 का एक शेयर था तो 80 लाख का, कितना बड़ा डिफरेंस है वो, शॉकिंगली लेस है, लेकिन उसका कंसेंट कैसा था, फ्री, then there is a inadequate concession can be taken as evidence in support of this allegation। पर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, तो तुम कंसर्न रेज कर सकते हो। आई डोंट थिंक समझा मालिक, नहीं समझा, समझा पक्का। एग्जांपल, एक्स प्रॉमिस टू सेल हाउस वर्थ ₹60 lakhs for the adequacy of price itself is shall not render the transaction void unless party plead the transaction was taken under कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। भारत माता की जय, समझा मालिक। अरे यार कोई टाइम के हिसाब से भी तो सस्ते में दे सकता है ना। अब मेरे को बताओ, ओके एग्जांपल है, मैं अगर ये मेरे को अभी अंगूठी बेचनी है, भाई यार ये 50,000 की अंगूठी है, मैं अभी बेचना चाहता हूँ और मेरे को पैसे अभी के अभी चाहिए, मैं 10,000 में तो बेच सकता हूँ ना। बाद में मेरा काम हो गया, उसके बाद मैं बोलूँगा नहीं 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 यार मैं तो 10,000 में बेची, अंगूठी वापस ला, 10,000 ले ले, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ऐसा तो ना होगा। तू भी तो अट्रैक्ट इसलिए हुआ ना, 10,000 के लिए था, नहीं तो तेरे को तो जब भी खरीदना तो ये चीज होती है। भारत माता की जय, झेपा मालिक एवरीबॉडी, ठीक है। 6th और 7th को अपन कल डिस्कस करते हैं, ओके। 7th और 8th आप पढ़ लेना, 7th और 8th आप कल बताना मेरे को। 8th तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, 7th वाला आप बताओगे, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इलिजिबल नहीं होना चाहिए, उसके पर आप कल आप मेरे को आंसर दोगे। एवरीबॉडी क्लियर? तो कल मिलते हैं मालिक, तोड़ सिनारियो तोड़, टेक केयर। मेरे ख्याल से होपफुली पक्का क्लियर है, कोई डाउट? तो 2 केस लॉ कौन से नाम थे? दुर्गा प्रसाद वर्सेस दुर्गा देवी, नहीं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, एंड सेकंड चिन्मया वर्सेस रमया, ये दोनों। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तोड़ मैन, हasta la vista, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बड़ी।